पी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं? तो पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन है एलिमेंट्स in which last electron enters in any one of the three p orbital. We know जो p orbitals होते हैं बेटा, p सब शेल में p orbital होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल्स में लाई कर रहा है तो उसे हम p ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन हैविंग द एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए इसकी, क्या होगा 1s2 2s2 2p4। okay, so last electron is lie in p orbital, तो ये क्या है, एक p block element है। similarly you can do for the neon having 10 electron 1s2 2s2 2p6, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये भी क्या है, p ऑर्बिटल एलिमेंट है। ओके, सो द p ऑर्बिटल एलिमेंट आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 to 18। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 13 to 18 ग्रुप में p ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है, यानी टोटल 6 ग्रुप हो गए, 6 ग्रुप। नाउ 6 ग्रुप ही क्यों है, तो देखिए बच्चों p ऑर्बिटल, p सब शेल में जो p ऑर्बिटल होते हैं वो 3 होते हैं जैसे कि मैंने बताया, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। So therefore the p block element are placed in 6 group 13 to group 18. Okay, their valence shell electronic configuration is ns2 np126। क्या है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ns2 np, और np में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, एंड n हैज द वैल्यू 2 to 7, ठीक है। n किसको डिनोट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स को बताती है, ठीक है। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम p ब्लॉक एलिमेंट है बट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता, ns2 np 1 to 6 नहीं होता। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जा रहा है, फिर भी इसे p ब्लॉक एलिमेंट के साथ रखा गया है, वो इस वजह से कि हीलियम की जो पोजीशन है वो नोबल गैस के साथ है, हीलियम इज आल्सो अ नोबल गैस, सो इसे ग्रुप 18 में नोबल गैसेस के साथ रख दिया गया है, ठीक है। सो ये एक एक्सेप्शन है p ब्लॉक में। तो p ब्लॉक में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 एलिमेंट जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसके बाकी मेंबर हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, और सबसे पहला जो मेंबर है वो है नाइट्रोजन। सो इस ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 15 इंक्लूड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ओके, और इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, निक्टोजेंस बोला जाता है, कलेक्टिवली निक्टोजेंस, पी साइलेंट, ओके, निक्टोजेंस। तो बात करते हैं प्रॉपर्टी की, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप आप देखेंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटेलिक है नेचर में, नॉन मेटेलिक। आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे हैव द मेटेलोइडिक नेचर, मेटेलोइड है ये नेचर में। एंड द लास्ट मेंबर बिस्मुथ, बिस्मुथ इज somewhat metallic in nature, okay, this is metallic। so what are you observing here, you are observing that non-metallic character is decreasing and metallic character is increasing। अब नॉन मेटल से फाइनली कहाँ पहुंच गए, मेटल्स पे पहुंच गए, so that thing suggests that metallic character is increasing down the road। so as we move
down the group there is a shift from non-metallic to metallic to the metalloidic character. ऐसा क्यों हो रहा है? This is due to the decrease in ionization enthalpy. Ionization enthalpy down the group कम होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, and increase in atomic size, और atomic size में increment चलते मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में देखें, ग्रुप 15 13 14 और उसके बाद आता है 15, तो 13 में एक इलेक्ट्रॉन आता है p ऑर्बिटल में, तो ns2 np 1 to 6 फिल कर सकते हैं हम, तो 1 to 6 में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ पर है ns2 14 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? p में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ns2 np3. इसी तरीके से 16 में 4 आ जाएंगे p ऑर्बिटल्स, ns2 np4 हो जाएगा. तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np3, यानी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुली फिल्ड रहता है. s ऑर्बिटल क्या है? वो फुली फिल्ड है, तो स्टेबल है. फुली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, आप जानते हैं. और p में 3 ऑर्बिटल है, और 3 ऑर्बिटल में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी हम कह सकते हैं कि p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है. तो दोनों ही क्या है? फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं. तो यही वजह है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल. So the s orbital in these element is completely filled and p orbital are half filled, making their electronic configuration extra stable. For example, nitrogen को ले लीजिए. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 1s2 2s2 2p3. तो यहाँ पर ये किससे मैच कर रहा है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है, ns2 np3 से मैच कर रहा है, जहां पर n की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए कितनी है? 2 है. ठीक है. नेक्स्ट मेंबर ले लीजिए फॉस्फोरस. कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 15 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए. फिर है 3s2 3p3. सो ये किससे मैच कर रहा है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है, ns2 np3, और फॉस्फोरस के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3. ओके. तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसी तरीके से आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सभी के लिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होती है. नेक्स्ट इज एटमिक एंड आयनिक रेडियाई. तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो जनरली क्या होता है? एटमिक रेडियाई बढ़ता है. ओके. सो नाइट्रोजन से जैसे आप फॉस्फोरस पे जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको कंसिडरेबल इंक्रीज मिलेगा, यानी ठीक ठाक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा. लेकिन जैसे हैवियर मेंबर की बात करें, फॉस्फोरस के बाद जैसे आप आर्सेनिक, एंटीमनी के बाद बिस्मिथ पे जाते हैं, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट मिल रहा है रेडियस में, एटॉमिक रेडियस में, बट दिस इंक्रीज इज स्मॉल. ठीक है. व्हाई इट इज स्मॉल? क्योंकि हैवियर मेंबर में d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हम जानते हैं, हमने बेसिक पढ़ रखा है कि d और f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, सो दे हैव द पुअर शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है. तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये बड़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से रोक नहीं पाते हैं, तो इसलिए साइज में यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है हैवियर मेंबर में वो थोड़ा कम है. Simply you can write it answer. This is due to the presence of completely filled d add or f orbital in heavier member. ठीक है. If question comes why there is a small increment in covalent radius from arsenic to bismuth, so that will be your answer. Okay. Next thing is ionization enthalpy. ठीक है. इन जनरल हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज साइज इज इंक्रीजिंग. ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पर भी इस ग्रुप के लिए भी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप.
ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है। ग्रुप 15 का जो आयनेशन एंथैल्पी है, ग्रुप 15 का आयनेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 से ज्यादा होता है। व्हाई? ड्यू टू लेसर साइज। और ग्रुप 16 से भी ज्यादा होता है, हालांकि कम होना चाहिए, अगर हम नॉर्मल पैटर्न पे जाए तो कम होना चाहिए, लेकिन ग्रुप 16 से भी ज्यादा होता है ग्रुप 15 का। व्हाई? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के चलते, क्योंकि इनके पास हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है, तो इसी एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चलते इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी ज्यादा एनर्जी चाहिए इन कंपेरिजन टू ग्रुप 16। सो देयर आयनेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन ग्रुप 16। ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप यहाँ देखिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, फॉस्फोरस का 2.1 है, यानी डिक्रीज हो रहा है। आर्सेनिक का 2.0 डिक्रीज हुआ है, और एंटीमनी बिस्मिथ का भी डिक्रीज हुआ है, बट इन द एंड ऑफ द ग्रुप the decrease of electronegativity is not very fine. Okay, so it is due to the reason that in the heavier members there is not much change in the size में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से है ये। so the electronegativity value decreases down the group with the increasing atomic size, and amongst the heavier element the difference is not that much pronounced, ज्यादा important नहीं है यहाँ पर, डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ट्रेंड्स इन केमिकल एक्टिविटी। तो अगर मैं बात करूं जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो होता है -3 +3 +5। ओके, एंड व्हाई इट इज सो? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि S में है 2 इलेक्ट्रॉन और P में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा। और अगर इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बॉन्डिंग के दौरान ये इलेक्ट्रॉन 3 एक्सेप्ट कर लेंगे टू मेक देयर ऑर्बिटल फुली फिल्ड, तो उस केस में कितना हो जाएगा, -3। और ये पांचों इलेक्ट्रॉन अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा देंगे, पांचों इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में तो 5 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, S के 2 और P के 3, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराते हैं तो उस केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ओके, सो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 +3 एंड +5 एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़ करके। कि नाइट्रोजन ये +1 भी शो करेगा, +2 भी शो करता है, ठीक है, +4 तक ये शो करता है ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स में ये। सो द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। हमने पीछे भी पढ़ा कि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3 वाली जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको शो करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। तो इसका मतलब है कि बिस्मिथ जो है -3 में रेयरली कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बिस्मिथ क्या, मेटल, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं। ओके, तो अगर हम कंपेयर करें +5 और +3 का, तो हैवियर मेंबर में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था। हैवियर मेंबर कौन कौन से हैं इसके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस को हटा दीजिए तो आर्सेनिक,
bismuth and arsenic, bismuth, arsenic, antimony एंड bismuth, ये तीन है। तो ये तीनों +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आर्सेनिक की बात करें तो ये +5 में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। वाई? क्योंकि डाउन द ग्रुप, अभी हमने बात करा इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो S के 2 इलेक्ट्रॉन है NH2 NP3, ये जो S के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, और इसी चीज को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि हैवी मेंबर में D और F इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिनकी पुअर शील्डिंग की वजह से S इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन मिलता है, सो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। S ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने के लिए बॉन्डिंग में? 3 इलेक्ट्रॉन, किसके? p ऑर्बिटल के। तो इसलिए एंटीमनी और बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। ओके, सो डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन शॉर्ट। नाउ ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिस्मथ किस में ज्यादा स्टेबल है, अपने 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में या 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या वर्ड्स को चेंज करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बिस्मथ के कंपाउंड किस में ज्यादा स्टेबल है, जिसमें बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है या 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या है? 3। वाई? रीजन क्या है? रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज द रीजन। नाउ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जैसे मैंने बताया +1 +2 +4 भी शो करता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी जब इसका कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बनेगा। फॉस्फोरस भी अपने कुछ ऑक्सो एसिड्स में +4 +1 शो करता है। ओके, नाइट्रोजन की बात करें तो इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिसप्रोपोर्शनेट होती रहती है एसिडिक सॉल्यूशन में। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन द रिएक्शन बढ़ेगी भी और घटेगी भी, यानी इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल के तौर पे आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रस एसिड है HNO2, एसिडिक मीडियम में ये क्या फॉर्म कर रहा है? HNO3 नाइट्रिक एसिड, वाटर और NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड में यानी HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इट इज +3, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें HNO3 में तो इट इज +5। सो यू कैन सी दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इंक्रीज बाय 2। ठीक है, एक और कंपाउंड बन रहा है NO। NO में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं नाइट्रोजन का तो यहां पर आएगा +2। सो यहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। व्हाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? वो रिएक्शन होती है जिसमें किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। मींस सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। ओके, सो दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। नाउ द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने लैम्प में भी पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो अपने बाकी मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, और इसी डिफरेंट बिहेवियर को हम एनोमलस बिहेवियर बोल देते हैं। तो नाइट्रोजन भी इस चीज से अछूता नहीं है। नाइट्रोजन अपने ग्रुप का यानी ग्रुप 15 का पहला मेंबर है, और छोटे साइज, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी के चलते ये भी अपने बाकी मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, सो द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स। और d ऑर्बिटल्स के ना होने के चलते भी ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है।
ठीक है, बाकी मेंबर के पास डी ऑर्बिटल होगा, बाकी मेंबर्स के पास डी ऑर्बिटल है, ठीक है, चाहे वो वैकेंट हो या ऑक्यूपाइड हो, लेकिन होते हैं। ओके, सो नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है वो मैक्सिमम 4 है, ये इसको रिमाइंड करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 है। क्यों? क्योंकि इसके पास बॉन्डिंग के लिए एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है, टोटल 4 ऑर्बिटल हैं इसके पास, तो इसलिए इसका कोवेलेंसी 4 रहेगा। लेकिन बात करें हैवियर मेंबर की, यानी फॉस्फोरस, एंटीमनी, इन सब की बात करें तो इनके पास d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और उसे ये बॉन्डिंग में यूज कर लेते हैं और इसी वजह से अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा लेते हैं। कौन? फॉस्फोरस और बाकी मेंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये अमोनिया लेते हैं हम यहाँ पर NH3, ठीक है, यहाँ पर इसकी कोवेलेंसी 3 है नाइट्रोजन की, ये ज्यादा क्या करता है, एक H+ आयन गेन कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा, अमोनियम आयन NH4+। अब नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो इसकी कोवेलेंसी 4 है। वहीं फॉस्फोरस की तरफ देखें तो फॉस्फोरस PCl3 भी फॉर्म करता है और PCl5 भी फॉर्म कर लेता है। PCl3 में इसकी कोवेलेंसी 3 है और PCl5 में इसकी कोवेलेंसी 5 है। सो PCl5 अभी भी एक क्लोराइड आयन गेन कर सकता है, ठीक है, d ऑर्बिटल के चलते, तो PCl6 माइनस ये फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी होगी, कितनी बढ़ा ली फॉस्फोरस ने, 6 तक बढ़ा लिया, और ऐसा क्यों हो रहा है, d ऑर्बिटल के चलते, फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल है इसलिए, ठीक। सो दोबारा मैं बताता हूँ, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के लिए d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। लेकिन बात करें हैवी मेंबर फॉस्फोरस और दूसरे मेंबर की, तो उनके पास d ऑर्बिटल होता है, so they can expand their covalence. So this is a question, ठीक है, बोर्ड में भी कई बार आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कि हमने देखा HNO3 में नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट था, लेकिन फिर भी ये पेंटाहेलाइड नहीं फॉर्म करता। पेंटाहेलाइड से मतलब है जैसे फॉस्फोरस PCl5 या PF5 बनाता है, ठीक है, क्या नाइट्रोजन भी PCl5 बनाएगा? नहीं बनाएगा, पेंटाहेलाइड ये बनाता ही नहीं है। वाई? पेंटाहेलाइड के लिए कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन तो अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। So the answer is nitrogen has S and p orbital only. It does not have d orbital to expand its covalence beyond 4. That is why it does not form the pentahalide. Okay, I think you got this question. Next, anomalous property. नाइट्रोजन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो p मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है खुद से और दूसरे छोटे साइज वाले और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन का अगर हम एलिमेंटल स्टेट देखें तो वो होता है N2 विच ऑब्टेन इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है, गैसियस फॉर्म होती है ये, और N2 में नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आपको ये मैंने बता रखा है कितना सिग्मा होगा, 1 सिग्मा जरूर होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो तो भी 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड हो 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड हो 1 सिग्मा, बाकी जो बॉन्ड बच जाए वो क्या होगा, पाई। तो यहाँ पर 3 में से 1 सिग्मा हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो इट मीन्स यहाँ पर पाई बॉन्डिंग है। तो ये जो पाई बॉन्डिंग है वो p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग से है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस पाई बॉन्डिंग को जो कि N2 में पाया जाता है वो p पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, p पाई। तो नाइट्रोजन की ये यूनिक एबिलिटी है कि वो p पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है खुद से, विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो यही वजह है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है गैसियस डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसमें होता है क्या, एक ट्रिपल बॉन्ड यानी 1 सिग्मा 2 पाई बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। और इसी वजह से ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा हाई है। अब देखिए इसी पैराग्राफ से कितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के वाई N2 is गैस, कि नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में क्यों ऑब्टेन होता है, फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है, वाई, ऐसा क्यों है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई N2 is अनरिएक्टिव और इनर्ट, ठीक है। इनर्ट वर्ड से भी क्वेश्चन आ चुका है, अनरिएक्टिव वर्ड से भी क्वेश्चन आ चुका है। वाई N2 या वाई इज N2 अनरिएक्टिव और इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है कि N2 अनरिएक्टिव क्यों है, तो उसका आंसर क्या है कि N2 रूम टेम्परेचर पे गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल में फॉर्म होता है, जिसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इस ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है। ऑल्सो रिमाइंड द चैप्टर 10 क्वेश्चन कि नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो ऑक्सीडाइज भी नहीं करता, रेंसिड नहीं करेगा चिप्स को, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस क्यों है, तो आप ये पूरा बता सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है खुद के साथ, ठीक है। नाउ हैवियर मेंबर यानी फॉस्फोरस वगैरह ये पी पाई बॉन्डिंग क्यों नहीं फॉर्म करते, ये मल्टीपल बॉन्ड तो फॉर्म करेंगे यानी पाई बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, बट नॉट द पी पाई। ये जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक वगैरह जो हैवियर मेंबर है वो फॉर्म करते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे लेकिन डी पाई पी पाई यानी डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की लैटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला पाई बॉन्ड, नॉट द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द पी ऑर्बिटल्स। एक इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और ये देखिए इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। सो दिस मल्टीपल बॉन्ड इज डी पाई पी पाई, नॉट द पी पाई, ओके। पी पाई नहीं फॉर्म। अच्छा क्यों नहीं फॉर्म करेगा पी पाई, क्योंकि इनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, डिफ्यूज होता है। ऑब्वियसली बात है बेटा, जब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो साइज किस वजह से बढ़ रहा है, एक्चुअल में शेल ऑर्बिटल ये सब एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो उसमें पी पाई जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो सफिशिएंटली फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन जो बाकी मेंबर है उनका एटॉमिक ऑर्बिटल बड़ा है, डिफ्यूज है, तो इनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, और जब तक इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती द बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म, ओके। तो यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है बट फॉस्फोरस नहीं करता है, गिव रीजन, ठीक है। तो आपको क्या आंसर कर देना है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो इसलिए उसमें पी ऑर्बिटल में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, लेकिन फॉस्फोरस का साइज बड़ा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल लार्ज होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। सो फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। नेक्स्ट, एक और फैक्टर जो नाइट्रोजन की केमिस्ट्री को इफेक्ट करता है वो है एब्सेंस ऑफ ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि डी ऑर्बिटल नहीं होता तो कोवेलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाता, ठीक। तो रेस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवेलेंसी टू 4। और एक और बात है कि नाइट्रोजन डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, जबकि हैवियर एलिमेंट वो डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और यही वजह है कि फॉस्फोरस इस तरीके के ऑर्गेनो
कंपाउंड बना लेता है। किस तरीके के? R3P डबल बॉन्ड O, जिसमें R का मतलब है कि यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप फोस्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ फोस्फोरस और आर्सेनिक दोनों डी पाई यानी ऐसी पाई बॉन्डिंग जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और वो भी साइड वाइज, ठीक है। लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सेल नहीं। एक्सेल इस तरीके से होती है बेटा, ये एक्सेल ओवरलैपिंग हो रही है, एक ही एक्सिस पे आ रहे थे, जिससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फोस्फोरस कैन फॉर्म R3PO, लेकिन दिस कंपाउंड यानी R3NO डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है भाई। ये एग्जिस्ट इसलिए करता है, फोस्फोरस का साइज बड़ा है, डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग फोस्फोरस फॉर्म कर सकता है, बट नाइट्रोजन नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई R3N डबल बॉन्ड O इज नॉट एग्जिस्ट, whereas R3P double bond O exists. नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन बनने हैं। अगर आप चैप्टर 7 का प्रीवियस ईयर या इनऑर्गेनिक का प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे मिलने वाले हैं। मान लो 3 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें 2 पार्ट होगा या 3 पार्ट होगा, 1 पार्ट कभी आपको नहीं मिलेगा। इट मीन्स उन क्वेश्चंस की जो मार्किंग है वो 1 मार्क्स की होगी, और इसी वजह से इनऑर्गेनिक थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के इनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते, यू हैव टू डू क्वेश्चंस आल्सो। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल फोस्फोरस बॉन्ड। अगर मैं सिंगल बॉन्ड का कंपेरिजन करूं तो नाइट्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कम है, किसके कंपेरिजन में? फोस्फोरस के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है और इसमें लोन पेयर का जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो देखने को मिलता है। ये लोन पेयर क्या रिपेल करेंगे, ओके, रिपेल करेंगे तो बॉन्ड क्या है, इजिली ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। जो बॉन्ड आसानी से टूट जाए उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जबकि फोस्फोरस पे भी लोन पेयर है, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा लोन पेयर यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसका साइज बड़ा है तो इतना रिपल्शन लोन पेयर का यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए फोस्फोरस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। सो द सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल फोस्फोरस बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, ठीक है, owing to the small bond length. As a result, catenation tendency is weaker in nitrogen. phosphorus जो है वो P4 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। P4 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, P4 ये है। तो यहां पर आपको कैटेनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई एटम अपने ही एटम के साथ चेन फॉर्म करे, रिंग फॉर्म करे, लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा कोई कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो कैटेनेशन टेंडेंसी नहीं होती है नाइट्रोजन में, ठीक। तो ये कैटेनेशन वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसका आंसर अगेन ये सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे ही देना है आपको। Now next and important, reactivity towards हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जब कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स, ओके। तो ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड होते हैं वो EH3 फॉर्म के होते हैं। EH3 मतलब हाइड्रोजन 3 और E का मतलब है कि नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक। जैसे E की जगह मैं नाइट्रोजन रख दूं NH3, PH3, ASH3,
ठीक है, इस तरीके से ये रहे कंपाउंड NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। तो बच्चों ये ध्यान रखना NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया है ना। इसी तरीके से PH3 को भी ध्यान रखना, फॉस्फीन बोलते हैं इसे, फॉस्फीन। तो बात करते हैं इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है स्टेबिलिटी। ठीक है, बात करूं अगर स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, इन हाइड्राइड्स की डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि देखिए भाई डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ये कंपाउंड इजीली क्या हो जाएंगे, इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है इनके बॉन्डिंग को, तो ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी कम हो रही है। सेकंड पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है एक्सेप्ट अमोनिया। अमोनिया को छोड़ देना, अमोनिया की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए सबसे पहले, लेकिन ये बीच में आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बात होगी तभी तो बीच में आ रहा है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, बाकी अगर मैं कंपेयर करूं PH3 ASH3 SbH3 और BiH3 का कंपैरिजन करूं तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स बढ़ रही है, साइज बढ़ता है तो सरफेस जो है ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, सरफेस जितना कांटेक्ट में आएंगे वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ेगी, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब बात आती है कि अमोनिया का तो साइज छोटा है तो ये इतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों शो कर रहा है, तो इसका आंसर है कि अमोनिया में होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्सेप्शनल बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, मोर देन द PH3। सो दिस क्वेश्चन हैज आल्सो कम इन द प्रीवियस ईयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो बात करें रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। व्हाई, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जा रही है, तो इन हाइड्रोजन का जो रिलीज है वो ज्यादा आसान हो जाता है, यानी जितना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना अच्छा इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। ठीक है, सो द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड increases from ammonia to BiH3 as bond dissociation enthalpy decreases. Therefore, NH3 is mild reducing agent while BH3 is strongest reducing agent. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि among the hydride of group 15 BiH3 is the strongest reducing agent. Why? Because it has the lowest bond dissociation enthalpy. तो जितना कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतना ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज द बेसिसिटी। ओके, तो देखिए पहली बात, ये सभी हाइड्राइड बेसिक नेचर क्यों शो करते हैं, बेसिक नेचर क्यों शो कर रहे हैं, तो चाहे अमोनिया हो या फॉस्फीन हो, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर एक एक लोन पेयर सबके पास होता है, तो इसी लोन पेयर के डोनेशन की वजह से दे बिहेव एज अ लेविस बेस, ये इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाते हैं, तो लेविस बेस की तरह ये एक्ट कर रहे हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। व्हाई, ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज। साइज बढ़ने से क्या होता है, जो लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे वो एक लार्जर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, एंड देयरफॉर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बेसिसिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। दो टाइप के ऑक्साइड है यहाँ पर, E2O3 फॉर एग्जांपल N2O3
और E2O5 यानी N2O5, ये दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें E2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा और E2O5 जैसे कि N2O5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है इनका। तो जो ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई N2O3 और N2O5 में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर विल बी N2O5, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो अभी हमने पढ़ा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होता है लोअर के कंपैरिजन में। और अगर डाउन द ग्रुप बात करें, डाउन द ग्रुप एसिडिटी की बात करें विद इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर कम होता जाता है। यू कैन सी द N2O3 P4O6, ये एक्चुअल में P2O3 का डाइमर है, ठीक है। तो फॉस्फोरस 2 की जगह कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन 3 की जगह कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये दोनों एसिडिक हैं, लेकिन वही डाउन द ग्रुप जाओ तो आर्सेनिक और एंटीमनी का जो ऑक्साइड है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वो कितना है, वो क्या है एम्फोटेरिक है, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। देयर इज माइनर मिस्टेक, AS5 नहीं है, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, AS4O6। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ ये रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ये दो टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, EX3 जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इनका +3 रहता है, एंड EX5 जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ठीक है। पहले बता चुका हूँ नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं फॉर्म करता, वाई, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बिस्मिथ भी पेंटा हैलाइड, हालांकि d ऑर्बिटल है लेकिन पेंटा हैलाइड नहीं फॉर्म करता, क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मिथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अभी हमने बैक साइड बात करी कि बिस्मिथ और एंटीमनी में +3 ज्यादा स्टेबल होता है, बिस्मिथ में +3 और ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, तो इसलिए इसका +5 वाला जो हैलाइड है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए नहीं फॉर्म करता है। बात करें पेंटा हैलाइड की, तो पेंटा हैलाइड जो है ट्राई हैलाइड के कंपैरिजन में ज्यादा कोवलेंट होते हैं, वाई, क्योंकि +5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा पोलराइजेशन पावर होती है, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है, फजान रूल के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा हुआ है। सो इफ आई कंपेयर इन PCl5 and PCl3, the PCl5 is more covalent in nature, that is this is more covalent, why, ड्यू टू द +5 ऑक्सीडेशन। और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि पेंटा हैलाइड ज्यादा कोवलेंट भी होते हैं ट्राई हैलाइड के कंपैरिजन में, ओके। एंड अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ओनली NF3 इज स्टेबल, ठीक है, NF3 ही स्टेबल होता है। सो एक क्वेश्चन आता है कि NF3 एक्सोथर्मिक है और NCl3 एंडोथर्मिक है, व्हाई? So here is the answer. You will see the question, assign the reason for the following. NF3 is exothermic compound whereas NCl3 is not. तो जैसा कि मैंने बताया कि NF3 स्टेबल कंपाउंड है, तो स्टेबल है तो इसका मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच बनने वाला बॉन्ड वो स्ट्रॉन्गर है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसके कंपेरिजन में, फॉस्फोरस बॉन्ड की, ठीक है। तो इसलिए NF3 का जो फॉर्मेशन है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है। और थर्मोडाइनमिक्स में हमने पढ़ रखा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा ये। वहीं NCl3 में देखें तो NCl3 स्टेबल नहीं है, तो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच बनने वाला बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्लोरीन बॉन्ड के कंपेरिजन में कम रहती है, तो इसलिए हमें एनर्जी क्या है सप्लाई करनी पड़ती है ये बॉन्ड बनाने के लिए। सो NCl3 इज एंडोथर्मिक इन नेचर, वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़े प्रोड्यूस करानी पड़े, तो वो क्या होता है
एंडोथर्मिक होता है। सो NCl3 फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, सो दैट इज एंडोथर्मिक। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, PCl5 एग्जिस्ट। तो इसका वही रीजन है कि PCl5 में फॉस्फोरस अपनी कोवेलेंसी 5 एक्सपेंड कर सकता है डी ऑर्बिटल के चलते, लेकिन NCl5 में नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन चेंज करके पूछते रहेंगे आपसे। लास्ट थिंग, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। EX3 वाले जो हैलाइड है वो पिरामिडल होते हैं। ठीक है, दे हैव 3 बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, तो पिरामिडल चला जाएगा जैसे PCl3 में। ठीक है, दिस इज द ट्राइगोनल पिरामिडल, या सिर्फ आप पिरामिडल भी बोल दीजिए वो भी चलेगा। और जो EX5 वाले हैलाइड हैं उनका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस टाइप का, जैसे PCl5 में होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, जो EX5 वाले कंपाउंड हैं यानी पेंटाहाइलाइड हैं, वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट एन हैलाइड आयन टू फॉर्म दिस, बिकॉज दे कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी। यहाँ पर कोवेलेंसी 5 है, यहाँ पर इसने एक्सपेंड कर ली 6 कर ली। क्यों, कैसे कर लिया? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है भाई, हैवी मेंबर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, एक हैलाइड आयन इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। इट मींस हैलाइड आयन के फॉर्म में ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो इसलिए ये लेविस एसिड जैसा बिहेव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही।